हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों अपन ने इससे पहले ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण वो ख़त्म किया था बच्चों, और अब अपन नया चैप्टर चालू कर रहे हैं बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा, है ना, ये अपन चालू कर रहे हैं। और ईएमआई में वैसे ट्रांसफार्मर भी एक पॉइंट होता है जो हमने ईएमआई में बताया नहीं है, वो एसी में ही लास्ट में हम बता देंगे, छोटा सा ही पॉइंट है। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ट्रांसफार्मर किस तरीके से कार्य करता है वो भी इस चैप्टर में हम बता देंगे आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारा कोर्स, सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर करवाए जाएंगे। अब अगर हम एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो हमने बच्चों ना डीसी करंट या दिष्ट धारा वो हमने पढ़ लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और ये एक दूसरे तरीके का करंट आएगा एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक पॉइंट लिखिए बच्चों, आप सबसे पहले लिखिए टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट या हिंदी में लिख लेना बच्चों धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ करंट या धारा के प्रकार, ये आप लिख सकते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ करंट या धारा के प्रकार। और इसमें दो तरीके के करंट आते हैं बच्चों अपने कोर्स में, दो तरीके के धाराएं हैं अपने कोर्स में। पहला होता है बच्चों डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, या जिसको आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हो दिष्ट धारा, और इसका सिंबल, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में डीसी लिख सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने प्रकार के करंट होते हैं, धारा के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों करंट दो प्रकार के हो जाएंगे, धारा दो प्रकार की हो जाएगी। फर्स्ट आ जाएगी बच्चों डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा, फर्स्ट हो जाएगी डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा वो करंट जिसकी दिशा चेंज नहीं करती है। हिंदी में आप लिख लेना वह धारा जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है, वह धारा जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है दिष्ट धारा है। वह धारा जिसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है दिष्ट धारा है। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं करंट फॉर विच, करंट फॉर विच डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फॉर विच डायरेक्शन ऑफ करंट remains same, direction of current remains same is DC। बच्चों याद रखना है अपने को, वह धारा जिसकी दिशा समान रहती है, वह धारा जिसकी दिशा समान रहती है दिष्ट धारा है, या इंग्लिश में हम बोल सकते हैं करंट फॉर विच डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स सेम, है ना। तो करंट, ऐसा करंट, ऐसी धारा जिसमें दिशा या डायरेक्शन सेम रहती है, उसी को डायरेक्ट करंट या डीसी कहना है अपने को, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लो बच्चों, आप इसके एग्जांपल्स देख लो, इसके उदाहरण देख लो। ये मान लो टाइम का एक्सेस होता है, ये समय होता है सेकेंड में, ये आई करंट होता है एम्पियर में, और इस तरीके से ये ग्राफ दिया होता है, इस तरीके से ये वक्र दिया होता है। मान लीजिए ये लिखा होता 5 एम्पियर, अगर ये 5 एम्पियर लिखा हुआ है तो आप बताओ मेरे को, ये 5 एम्पियर अगर लिखा हुआ है तो आपसे कोई पूछे ये डायरेक्ट करंट है कि नहीं है, ये दिष्ट धारा है कि नहीं है। दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट का एक ही मतलब है, डायरेक्शन ऑफ करंट, दिशा धारा की वो सेम रहनी चाहिए। बच्चों दिशा फिजिक्स में हम प्लस माइनस से दर्शाते हैं, अगर इस डायरेक्शन को हमने प्लस बोल रखा है तो माइनस क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी। बताइए मेरे को कि यहाँ पे मान लीजिए 1 सेकेंड होता तो 1 सेकेंड पर भी धारा या करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, प्लस 5 एम्पियर है। 2 सेकेंड पर भी करंट की वैल्यू कितनी आती, प्लस 5 एम्पियर आती। 3 सेकेंड पर भी करंट की वैल्यू कितनी आती, प्लस 5 एम्पियर आती। मतलब हर समय पर करंट की वैल्यू कितनी है, प्लस 5 एम्पियर है। मतलब यहां पर भी प्लस 5, यहां पर भी प्लस 5, यहां पे भी प्लस 5। क्या हमेशा प्लस में है करंट? अगर करंट हमेशा प्लस में है इसका मतलब उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। प्लस दिख रहा है ना, तो एक दिशा या एक डायरेक्शन में करंट होगा, इसका मतलब ये डीसी तो है ही बच्चा, क्योंकि प्लस दिख रहा है ना। केवल ये प्लस देखना है अपने को कि प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब सेम डायरेक्शन है। लेकिन प्लस होने के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसका परिमाण भी नियत है। तो बच्चों इसको आप बोलोगे डीसी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, डीसी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, नियत परिमाण की दिष्ट धारा, नियत
परिमाण की दिष्ट धारा, नियत परिमाण की दिष्ट धारा, नियत परिमाण की दिष्ट धारा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन हम प्लस माइनस साइन से देखते हैं, दिशा हम प्लस माइनस साइन से देखते हैं, क्योंकि आप कोई भी टाइम ले लीजिए, कोई भी समय ले लीजिए, हमेशा आपको धारा या करंट प्लस में दिखेगा बेटा जी। और धारा और करंट अगर आपको प्लस में दिख रहा है तो आप बोलना डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा हमेशा प्लस में है, सेम दिशा है, समान दिशा है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए हो ना हो ये डीसी है। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण भी हमेशा सेम है, इसलिए ये डीसी है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का ये दिष्ट धारा है समान परिमाण की। इसी में आप ये बताइए मेरे को कि मान लीजिए एक और आपको ग्राफ दिया होता बच्चों, ये टाइम दिया होता, सेकंड में समय दिया होता, टाइम दिया होता, ये धारा होती, करंट होती एम्पियर में, ठीक है, और ये इस तरीके से मान लीजिए ये इस बार ग्राफ दिया होता, या इस बार ये वक्र इस तरीके से दिया होता। आप वापस से मेरे को किसी भी समय पर, मान लीजिए ये पॉइंट होता, ये भी 5 एम्पियर होता है ना। अब ये बताइए यहाँ पे 1 सेकंड का कोई पॉइंट आया तो 1 सेकंड पे करंट कितना होगा, +1 मान लिया। 2 सेकंड आया, 2 सेकंड पे करंट कितना आएगा, अब मान लिया ये +5 है, +5 आ गया। फिर 3 सेकंड पे करंट कितना आएगा, वही ये पॉइंट आ गया, +1 आ गया। 4 सेकंड पे कितना आएगा, मान लीजिए 0 एम्पियर आ गया। फिर आप 6 सेकंड पे गए, कितना आ गया, +5 एम्पियर आ गया। देखिए आपको याद ये करना पड़ेगा कि हर पॉइंट पर चाहे समय कुछ भी हो, 1 सेकंड में भी करंट प्लस में। मैग्नीट्यूड या परिमाण मत देखिए, डीसी या दिष्ट धारा में मैग्नीट्यूड या परिमाण का कुछ लेना देना नहीं है, केवल डायरेक्शन, केवल दिशा देखिए। 1 सेकंड पर भी प्लस में धारा है, 2 सेकंड में भी प्लस पर धारा है, 3 सेकंड में भी प्लस में ही है करंट। हर एक टाइम में करंट की डायरेक्शन प्लस में है, किसी भी समय में धारा की दिशा प्लस में है, तो हो ना हो ये भी डीसी ही है। लेकिन इसकी संख्या बार बार चेंज हो रही है, इसका जो नंबर है वो बार बार चेंज हो रहा है। नंबर 1 था, फिर 5 था, फिर 1 था, फिर 0 हुआ, फिर 5 हुआ। मतलब ये ऐसी डीसी है, ये ऐसी दिष्ट धारा है जिसका परिमाण चेंज हो रहा है, डीसी विद वेरिएबल मैग्नीट्यूड, डीसी विद वेरिएबल मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है, परिवर्तित परिमाण का दिष्ट धारा, हिंदी में लिख लेना, परिवर्तित परिमाण की दिष्ट धारा, परिवर्तित परिमाण की दिष्ट धारा आ जाएगी। दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट का मतलब केवल साइन से है। अगर करंट हमेशा प्लस में है तो वो दिष्ट धारा है, अगर करंट हमेशा माइनस में है तब भी वो डीसी या दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है, समझ रहे हो। अगर प्लस से माइनस चली जाती तो वो डायरेक्ट करंट नहीं रहती, तब वो दिष्ट धारा नहीं रहती, क्योंकि प्लस का मतलब एक डायरेक्शन, माइनस का मतलब विपरीत दिशा। तो दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट का मतलब बच्चों केवल किससे है, डायरेक्शन से है, केवल किससे है, दिशा से है। याद रखना है, प्लस का मतलब एक डायरेक्शन, माइनस का मतलब उसकी विपरीत, उसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो आप प्लीज याद रखिए कि अगर कोई आपसे बोल रहा है दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट का क्या मतलब है, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, दिशा बराबर रहनी चाहिए, परिमाण मैग्नीट्यूड को साइड में रख दो। परिमाण मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है, परिमाण या मैग्नीट्यूड चेंज भी कर सकता है। प्लस से माइनस में जाने की अनुमति नहीं है, प्लस से माइनस में जाने की इजाजत नहीं है। अगर हमेशा करंट प्लस में है या हमेशा करंट माइनस में है तब आप उसे क्या बोलोगे बच्चों, डीसी या दिष्ट धारा कहोगे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसके आगे डीसी करंट या दिष्ट धारा तो आपने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट बच्चों अपन टाइप्स ऑफ करंट देख रहे थे, धारा के प्रकार देख रहे थे अपन। तो टाइप्स ऑफ करंट या धारा के प्रकार में जो दूसरा आएगा, दूसरा टाइप आएगा, उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी या मातृभाषा में प्रत्यावर्ती धारा। तो आप ये लिख लीजिए, पहली थी दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, बहुत डिटेल में बहुत आराम से धीरे धीरे बता दिया है। दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट का मतलब होगा समान दिशा, सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन हम प्लस माइनस से बता रहे हैं, तो प्लस मतलब एक डायरेक्शन। अगर हमेशा कर्व, हमेशा वक्र प्लस में है
या हमेशा कर्व, हमेशा वक्र माइनस में है धारा का, करंट का, तो मान लीजिए कि वो करंट या वो धारा क्या रही होगी, दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट रही होगी। ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होगा, अब दिशा बदलेगी। पहले दिशा कांस्टेंट थी, अब दिशा बदलेगी। लेकिन याद रखना बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होना चाहिए दिशा बदलनी चाहिए समान समय अंतराल पर, है ना। करंट फॉर विच डायरेक्शन चेंजेस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहले आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिए कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट changes at regular interval of time, at regular interval of time, changes at regular interval of time, then it is alternating current, then it is alternating current, then इट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हमें याद करना है जब भी आपसे कोई बोले कि दिशा या डायरेक्शन चेंज हो रही है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, समान समय अंतराल पे अगर दिशा बदल रही है बच्चों, तब उसको आप क्या बोल देना कि वो क्या आ जाएगा अपने पास, ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। हिंदी में भी लिख लीजिए, यदि धारा की दिशा समान समय अंतराल पर परिवर्तित होती है, यदि धारा की दिशा समान समय अंतराल पर परिवर्तित होती है, यदि धारा की दिशा समान समय अंतराल पर परिवर्तित होती है, तब इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाएगा। यदि धारा की दिशा समान समय अंतराल पर परिवर्तित होती है, तब इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, आप इसमें हाईलाइट कर सकते हो कि डायरेक्शन चेंजेस, दिशा बदलनी चाहिए लेकिन रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, दिशा बदलेगी समान समय अंतराल के बाद। मतलब 1 सेकंड बाद डायरेक्शन बदली, फिर 1 सेकंड बाद डायरेक्शन बदली, फिर 1 सेकंड बाद डायरेक्शन बदली, इसको एसी कहोगे आप। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड बाद करंट की डायरेक्शन बदली, फिर 2 सेकंड बाद करंट की डायरेक्शन बदली, फिर 3 सेकंड बाद करंट की डायरेक्शन बदली। तो ये आपके ख्याली पुलाव हैं, ये आपकी भावनाएं हैं, ये फिजिक्स नहीं है, ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होगा, दिशा बदलनी चाहिए, डायरेक्शन बदलनी चाहिए, बट रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, समान समय के बाद, हर 2 घंटे के बाद डायरेक्शन बदल रही है, हर 1 घंटे के बाद डायरेक्शन बदल रही है, उसको हम प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स, कुछ वक्र बना लीजिए आप और बता दीजिए मेरे को। अब जैसे आपको ये कर्व दे दिया होता, इस तरीके से बोल दिया होता आपको कि ये t है सेकंड में और ये करंट I है एम्पियर में, तो इस तरीके से ये आपको कोई ग्राफ दे दिया। बच्चों ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, इसको हम प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा की 2 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी 2 कंडीशंस हैं बच्चों, एक तो डायरेक्शन बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए। डायरेक्शन बदल रही है, देखिए ये वक्र बना है प्लस में, तो इस समय हमेशा करंट प्लस में था और इस समय हमेशा करंट माइनस में था, इस समय फिर वापस से करंट प्लस में था, इस समय फिर वापस से करंट माइनस में था। तो एसी की 2 कंडीशन है, एक तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, हिंदी में लिख लेना दिशा बदलनी चाहिए, दिशा परिवर्तन, तो दिशा परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्शन बदल रही है। एक इसका बच्चों टाइम पीरियड होना चाहिए, इसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए, या इसका हिंदी में एक आवर्तकाल होना चाहिए। बच्चों वक्र में या ग्राफ में आवर्तकाल का या टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, वो सबसे छोटा टुकड़ा जिसको बार बार फोटो लेके चिपका दिया जाए तो पूरा वक्र, पूरा ग्राफ बन जाएगा। अगर ऐसा कोई टुकड़ा तुम्हें मिल जाए तो टाइम पीरियड होगा, तो आवर्तकाल होगा, तभी वो एसी हो पाएगा, तभी सेम टाइम के बाद चीजें रिपीट हो रही होंगी। कहने का मतलब क्या है बताओ मेरे को, केवल ये वाला टुकड़ा यहां से लेके यहां तक जो ये वाला टुकड़ा है, ये बच्चों अगर टुकड़ा ही इसका आवर्तकाल या टाइम पीरियड होगा। क्यों मैंने ऐसा बोला बच्चों, इसी टुकड़े को तुम बार बार लगाते जाओगे ना तो ये पूरा कर्व बन जाएगा। बताओ इसी टुकड़े को उठा के यहाँ पे रख दिया तो वापस से यहाँ तक का कर्व नहीं बन जाएगा कि इसे उठा के यहाँ पे रख दिया, इसे उठा के फिर यहाँ पे रख दोगे तो पूरा कर्व, पूरा वक्र बन जाएगा।
तो हमेशा आपको कर्व में, वक्र में ऐसा सबसे छोटा टुकड़ा ढूंढना पड़ेगा जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जो बार बार दोहराया जा रहा हो। जो सबसे छोटा टुकड़ा बार बार रिपीट होगा उसको आप टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहेंगे। तो ये AC है, ये प्रत्यावर्ती धारा है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज भी हो रही है, प्लस माइनस दिख ही रहा है, और इसमें सबसे छोटा टुकड़ा भी है। वो सबसे छोटा टुकड़ा जिसको बार बार उठा के अगर मैं रखता चला जाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा जी? पूरा वक्र, पूरा ग्राफ मिल जाएगा। इसलिए टाइम पीरियड भी है, आवर्तकाल भी है। तो निश्चित टाइम के बाद ये अपने आप को दोहराएगा। सेम टाइम के बाद, निश्चित सेम टाइम के बाद, समान समय अंतराल के बाद ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस होगा। ठीक है, और टाइम भी ऐसा कुछ खास नहीं है। ये हमने SHM 11th में पढ़ा होगा, सरल आवर्ती गति। हम आपको बताते थे ये 0 सेकेंड होता था, है ना। ये T/4 सेकेंड होता था, ये T/2 होता था, ये कितना होता था? 3T/4। जगह नहीं दिख रही है 3T/4 लिखने की, चलो ऐसे एरो मार के लिख देता हूँ, ये 3T/4, और ये टाइम होता था T। समझ रहे हो? तो पहले आधे समय में ये प्लस में रहेगा, फिर अगले आधे समय में माइनस में, फिर अगले आधे समय में प्लस में रहेगा, फिर अगले आधे समय में माइनस में। समझ रहे हो आप? तो ये वक्र किसका है? ये ग्राफ किसका है? ये साइन का वक्र है। फिर कुछ इंफॉर्मेशन लिख लो। देखो, जनहित में जारी सूचनाएं हैं, जितना ज्ञान मिल रहा हो ये साइड में अपन आज से याद करेंगे बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? इसको आप बोलेंगे वेव, या मातृभाषा में इसको क्या बोलेंगे आप? तरंग। और वेव या तरंग का समीकरण या इक्वेशन होता है बच्चों साइन थीटा या कॉस थीटा। ये जब भी आपसे कोई बोले वेव है, तरंग है, तो या तो साइन थीटा होगी या तो कॉस थीटा होगा। उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा वक्र मिल जाए, या तो इस तरीके का वक्र मिलेगा। अब ये बताओ, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती थी? साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी, इसलिए ये वक्र साइन थीटा का हो जाएगा, क्योंकि ये 0 पे से चालू हो रहा है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी, इसलिए 0 से चालू होएगा। और दूसरा वक्र, दूसरा कर्व इस तरीके से ये तरंग बनाई गई है, ये भी तरंग है, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती थी, तो ये कहाँ से चालू होएगा? 1 से चालू हो जाएगा। तो ये किसका वक्र हो जाएगा? ये किसका ग्राफ हो जाएगा? cos थीटा का हो जाएगा। तो याद रखना है, तरंग या वेव वो या तो साइन होते हैं या तो कॉस होते हैं, और ये क्या रहा होगा? साइन रहा होगा। और साइन का टाइम पीरियड होता है, साइन का आवर्तकाल होता है सेम टाइम के बाद, समान समय के बाद प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जाती है। ठीक है, तो ये AC है, ये AC है। AC में भी बच्चों इसको तुम लिख लेना सिमेट्रिकल AC, इसको तुम लिख लेना सिमेट्रिकल AC। बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने में आ रही हैं, सब जानते चलो, समझते चलो, बहुत आसान है। सिमेट्रिकल मतलब सममित, सममित, सममित AC। थोड़ी हिंदी मेरी ठीक है बच्चों, तो आप आराम से खुद से हिंदी लिख लेना, सममित AC। सममित मतलब जिसमें प्लस और माइनस चक्र, प्लस या माइनस साइकिल में वक्र समान हो। देखिए, प्लस में भी तरंग ही थी, प्लस में भी ये ऐसा ही था, पहाड़ बना हुआ था, और माइनस में भी पहाड़ी बना हुआ है, वो बात अलग है, नीचे बना हुआ है, लेकिन ये दोनों वक्र, ये दोनों कर्व बिल्कुल सेम है, इसलिए सममित, या फिर इसको क्या बोल देंगे? सिमेट्रिकल AC। वापस से मैं आपको ये जितनी भी चीजें बताई हैं फिर से पूछता हूं। देखिए, अगला एग्जाम्पल देखते चलिए आप। अगला एग्जाम्पल आया, मान लीजिए आपको ऐसा कोई वक्र मिला, ऐसा कोई आपको तरंग मिल गई बेटा जी। ठीक है, ये T दिया हुआ था, ये T किस में दिया हुआ था? सेकंड में, और ये करंट I दिया हुआ था किस में? एम्पियर में। आपसे पूछा ये AC है कि नहीं है, ये AC है कि नहीं है, ये प्रत्यावर्ती धारा है कि नहीं है। दो कंडीशन, कभी ये प्लस में, कभी माइनस में, कभी प्लस में, कभी माइनस में, कभी प्लस में, कभी माइनस में। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो रही है, दिशा परिवर्तन हो रहा है। हिंदी में लिख देना, AC मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको पता लगाना पड़ेगा टाइम पीरियड या आवर्तकाल। टाइम पीरियड
या आवर्तकाल, बताइए मेरे को टाइम पीरियड या आवर्तकाल का मतलब क्या होगा? वो सबसे छोटा टुकड़ा जिसको बार बार रख दोगे तो पूरा वक्र बन जाएगा, पूरा ग्राफ बन जाएगा। बताओ केवल यहां तक का टुकड़ा ले लो, सारे देश का भविष्य सुनेगा। अगर यहां तक का टुकड़ा तुम ले लेते, और कोई कलम है क्या मेरे पास? चलो ये कलर है ग्रीन कलर। मैं देखिए ये जो टुकड़ा है ना, इसी टुकड़े को बार बार अगर लगाता जाऊंगा तो आगे बन जाएगा कि देखो इसे ही उठा के यहां पे लगा दो तो ये भी वैसा ही टुकड़ा है, इसे ही उठा के आगे लगाते जाओ तो यही टुकड़े तुम बार बार लगाते जाओगे तो पूरा वक्र, पूरा कर्व बन जाएगा ना। इसका मतलब है यही इसका टाइम पीरियड, या मातृभाषा हिंदी में लिख लेना, यही इसका आवर्तकाल है। तो इसमें दिशा भी बदल रही है, इसमें डायरेक्शन भी बदल रही है, इसका टाइम पीरियड भी है, इसका आवर्तकाल भी है। हो ना हो ये एसी है, ये प्रत्यावर्ती धारा है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है बेटा जी, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल है कि नहीं है, ये सममित है कि नहीं है? हाँ, जैसा प्लस में था, जैसा प्लस में था वैसा ही माइनस में है, जैसा माइनस में था वैसा ही प्लस में है। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो जैसा प्लस में था वैसा माइनस में है। इसको भी आप सिमेट्रिकल एसी या सममित एसी कहोगे बच्चों, सिमेट्रिकल एसी या सममित एसी कहोगे, ठीक है। याद रखना है अपने को, सिमेट्रिकल एसी या सममित एसी कहोगे। तो ये अपने को पॉइंट्स याद करने हैं। इसके अलावा और एग्जांपल देख लो, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पॉइंट्स देख लेना। जैसे ये आपसे कोई पूछता तीसरा, ऐसे ये टाइम टी दिया हुआ है, ये टाइम टी दिया हुआ है सेकंड में, करंट आई दिया हुआ है, करंट आई किस में दिया हुआ है? एम्पियर में दिया हुआ है। तो बताइए आप मेरे को कि ये इस तरीके से वक्र है, इस तरीके से ये वक्र या ग्राफ दिया हुआ है। आपसे पूछा ये एसी है कि नहीं है, आपसे पूछा ये एसी है कि नहीं है, ये प्रत्यावर्ती धारा है कि नहीं है। सबसे पहले पता लगाओ डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, दिशा बदल रही है कि नहीं बदल रही है। हाँ, कुछ देर तक तो ये प्लस में रहेगा, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। दिशा बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे छोटा टुकड़ा ढूंढो जिसको बार बार चिपकाने पे पूरा वक्र मिल जाए। बच्चों कोई भी ऐसा टुकड़ा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे टुकड़े धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं, सेम टुकड़े तो है नहीं। तो यहां पे क्या होगा कि टाइम पीरियड या आवर्तकाल नहीं है, टाइम पीरियड या आवर्तकाल नहीं है। टाइम पीरियड का मतलब बार बार वैसा ही वक्र दिखना चाहिए, बार बार सेम ग्राफ दिखना चाहिए। अगर तुम बोलते ये है सर टाइम पीरियड यहां तक का, इसे उठाओ और आगे चिपका दो, इसे आगे चिपकाता तो ये ऐसा ही तो बनता बच्चों, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना चाहिए, ये जो येलो में है ये था वक्र, तो ग्राफ तो ये जो येलो में दिया है वो था। तो आप कोई भी छोटा टुकड़ा नहीं ढूंढ पाओगे जिसको चिपकाते चलने पर, जिसको पेस्ट करते चलने पर ये पूरा ग्राफ बन जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये ग्राफ ना छोटा होता जा रहा है, तो टुकड़ा तो वही रहेगा चिपकाने के बाद। इसलिए क्योंकि इसका टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि इसका आवर्तकाल नहीं है, ये एसी या प्रत्यावर्ती धारा नहीं होगी। ये एसी भी नहीं है, ये प्रत्यावर्ती धारा भी नहीं है। समझ में आ गया? आओ और बात करते हैं अपन, और एग्जांपल देख लो। मान लो इसका फोर्थ एग्जांपल अपन देखते हैं। ये टाइम टी होता बच्चों सेकंड में, ये टाइम टी होता सेकंड में, ये प्यारी धारा या एम्पियर में करंट हो जाता, और ये इस तरीके से दिया होता बच्चों, ये वेव और ये त्रिभुज ट्रायंगल, वेव त्रिभुज ट्रायंगल, ऐसे ऐसे आगे भी चल रहा है ये। अब आपसे पूछ लेते ये एसी है कि नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? प्लस माइनस, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, दिशा परिवर्तन हो रहा है, ये हम बोलेंगे, ठीक है। क्या इसका टाइम पीरियड है? क्या इसका टाइम पीरियड है? क्या इसका आवर्तकाल है? क्या आप कोई छोटा टुकड़ा ढूंढ सकते हो जिसको बार बार चिपकाने पे, बार बार पेस्ट करने पे ये बन जाए? यहां तक का टुकड़ा देख लो बेटा जी, ये उठा लो, ये जो भी तरंग है, वेव है, और ये त्रिभुज या ट्रायंगल।
बताओ, इसी को उठा के वापस से यहाँ पे रखूंगा तो यही बन जाएगा, इसको उठा के वापस से आगे रखूंगा तो बन जाएगा ये सब। यहां तक का टुकड़ा, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, इसी को हम बोलते हैं मातृभाषा में आवर्तकाल। याद रखना है, किसी भी ग्राफ में, किसी भी कर्व में जो सबसे छोटा टुकड़ा आपको सेम दिख जाए उसी को आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहना है आपको। और क्योंकि टाइम पीरियड भी है इसके पास, आवर्तकाल भी है इसके पास, हाँ आवर्तकाल भी है, मतलब सेम टाइम पे रिपीट करेगा, कुछ समय बाद प्लस से माइनस, माइनस से प्लस आ जाएगा, और दिशा भी बदल रही है, तो हो ना हो ये एसी है। लेकिन इस बार आप इसको बोलेंगे नॉन सिमेट्रिकल एसी, नॉन सिमेट्रिकल एसी या असममित प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि प्लस में तो तरंग था, प्लस में तो वेव था, और माइनस में ट्रायंगल था। प्लस और माइनस अलग अलग दिख रहा है, इसलिए असममित, इसलिए नॉन सिमेट्रिकल एसी इसको कहा जा सकता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। डीसी या दिष्ट धारा का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन सेम, दिशा समान, हमेशा करंट या तो प्लस में या तो माइनस में होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा या एसी का मतलब क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए, लेकिन एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए, एक आवर्तकाल भी होना चाहिए, तभी वो एसी होगा, तभी वो प्रत्यावर्ती धारा होगी। चलिए, तो यहां तक टाइप्स ऑफ करंट या फिर धारा के प्रकार, उनकी बातें होती हैं खत्म। अब हम लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सोर्स। हिंदी में भी यही हेडिंग लिख लो, एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी सोर्स, मतलब एसी सोर्स को दर्शाते कैसे थे, है ना। अब हम कुछ समय पहले की बात करते हैं, हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, उसमें बच्चों ऐसा एक चिन्ह आया था, इसको प्यार से बोलते हैं बैटरी, इसको प्यार से क्या कहते हैं? बैटरी। बैटरी को आज से तुम मानोगे दिष्ट सोर्स या डीसी करंट का सोर्स। क्यों बच्चों? ये जो लॉन्ग लेग होती थी, ये जो लंबा सिरा होता था, इसके बाहर प्लस लिखते थे, छोटे सिरे के बाहर माइनस लिखते थे। आप बैटरी जब भी खरीदोगे ना, तो उसमें एक जगह प्लस लिखा होगा, एक जगह माइनस, और हमेशा करंट हाई से लो जाता है, हमेशा धारा उच्च से निम्न जाती है। तो इसमें हो ना हो, अगर इसमें तार ऐसे लगा हुआ होता, ये इसमें तार लगा हुआ होता, वायर होता, तो इसमें करंट कहां से कहां जाता? प्लस से माइनस की तरफ जाता। करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती, क्योंकि प्लस और माइनस फिक्स है। तो बैटरी दिष्ट धारा प्रोड्यूस करती है, बैटरी डीसी करंट सप्लाई करती है, क्योंकि बैटरी से निकलने वाले करंट की डायरेक्शन या धारा की दिशा हमेशा समान रहती है। तो ये डीसी सोर्स है। बैटरी क्या है? डीसी सोर्स। इसका वी लिख देते थे हम। ये वी कहां से पता लगता था? बैटरी खरीदोगे तो बैटरी के ऊपर वी लिखा रहता था, 9 वोल्ट की बैटरी, 2.5 वोल्ट की बैटरी, जो भी बैटरी है। तो ये डीसी सोर्स है, बैटरी डीसी सोर्स है। इसकी फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसके पहले उसके वीडियोस आप जरूर देख लें। फिर अभी एसी सोर्स को आप कैसे दर्शाओगे? एसी सोर्स बच्चों, आपको इस तरीके से जब भी चिन्ह दिख जाए, आपको जब भी इस तरीके से चिन्ह दिख जाए, आप इसको एसी स्रोत या एसी सोर्स मानोगे। अंदर तरंग दिखेगी, अंदर वेव दिखेगी। याद रखना, वेव या तरंग हमेशा एसी होती है। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है, मैंने दोनों तरंगे बनाई थी, मैंने दोनों वक्र बनाए थे। आपको तरंगे पता होनी चाहिए, चाहे आप बेटा जी साइन की बात करो, चाहे कॉस की बात करो। अब एक ही बोर्ड पे आ जाएगा। चाहे तुम बात करो साइन की, चाहे तुम बात करो कॉस की, दोनों ही तरंगे हैं और दोनों ही एसी है। क्यों? दोनों ही तरंगे हैं और दोनों ही एसी है। कंडीशंस बताई हुई थी, दिशा भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, आवर्तकाल भी है। तो जब भी हम तरंग बना देंगे, जब भी हम वेव बना देंगे, तो समझ लेना या तो वो साइन की बात कर रहा है या वो कॉस की बात कर रहा है। साइन और कॉस दोनों तरंगे होती हैं। कैसे बनाते हैं वो हमने बता ही दिया है। साइन और कॉस दोनों वेव होती हैं, कैसे बनाते हैं हमने बता ही दिया है। और इन्हीं साइन और कॉस से आप ये कह सकते हो कि जो भी साइन और कॉस के पदों में, जो भी साइन और कॉस की टर्म्स में धारा या करंट आएगी, तो वो एसी धारा या एसी करंट ही आएगा।
समझ रहे हो आप लोग? तो आपको ये बता रखा है कि जब भी आपको ये साइन का कर्व है, क्योंकि 0 से चालू हो रहा है तो साइन थीटा है, ये 1 से चालू हो रहा है तो ये कॉस थीटा है। जब भी आपको साइन थीटा या कॉस थीटा दिखेगा आप उसे AC मानोगे। इसलिए बच्चों जब भी आपको इस तरीके का सिंबल दिखा तो आप इसे मानोगे कि ये AC सोर्स है। समझ रहे हो आप? इसके ऊपर V लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर क्या लिखा रहेगा? इसके ऊपर V लिखा हुआ रहेगा, और इसके ऊपर अगर V लिखा हुआ है तो इसको आप AC सोर्स या प्रत्यावर्ती स्रोत कह सकते हो। इसका V की वैल्यू क्या क्या मान सकते हो? V की वैल्यू तुम मानोगे V0 साइन ओमेगा टी, या V की वैल्यू मानोगे V0 कॉस ओमेगा टी। क्योंकि तुम्हें बताया ना, साइन और कॉस दिशा या डायरेक्शन बदलते भी हैं, और साइन और कॉस उनके पास टाइम पीरियड या आवर्तकाल भी होता है। तो जब भी ऐसा चिन्ह दिख जाए तो ये AC है, ये प्रत्यावर्ती है। इसमें प्लस माइनस नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि प्लस और माइनस निश्चित नहीं है। शुरुआत में प्लस इधर होगा, माइनस इधर होगा, तो करंट इधर से इधर जा रहा होगा। कुछ देर बाद इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो करंट इधर से इधर आएगा। करंट की डायरेक्शन, धारा की दिशा बदलती रहेगी, तभी तो AC है ये। इसलिए इसमें प्लस माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है। प्लस माइनस लगाने की अपने को बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ऑल्टरनेटिंग है, प्रत्यावर्ती है, धारा की दिशा लगातार बदल रही होगी। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? ये प्रत्यावर्ती विभव है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, या इसको आप क्या बोल सकते हो? प्रत्यावर्ती विभव, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या प्रत्यावर्ती विभव। ठीक है, चलो ऑल्टरनेटिंग सोर्स आ जाएगा ये। इसके बाद बच्चों इसी में और इक्वेशंस लिख लो। जैसे कल को ये मिल जाए I = I0 साइन ओमेगा टी, या आपको मिल जाए I = I0 कॉस ओमेगा टी। तो याद रखना बच्चों, I = I0 साइन ओमेगा टी, I = I0 कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है ये, ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है ये। लिख लेना प्रत्यावर्ती धारा। साइन और कॉस आने का मतलब प्लस से माइनस में भी जा रहे हैं, और आवर्तकाल या टाइम पीरियड भी है, तो ये प्रत्यावर्ती है, ये ऑल्टरनेटिंग है। और क्या है प्रत्यावर्ती? इसमें क्या चीज है जो प्लस से माइनस जा रही है? करंट या धारा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। समझ रहे हो? साइन कॉस का मतलब ऑल्टरनेटिंग, साइन या कॉस का मतलब प्रत्यावर्ती, और वो I है तो प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन, इस समीकरण में तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है। चलो, ये जैसे इक्वेशन दिया हुआ है आपको, I = I0 साइन ओमेगा टी, साइन या कॉस कुछ भी आ सकता है। बच्चों याद रखना, ये ओमेगा भी कांस्टेंट होता है और ये I0 भी कांस्टेंट होता है। ये नियत होती हैं ये दोनों राशियां। यहाँ पे बदलेगी क्या क्या? यहाँ पे t चेंज होएगा, समय है ये, समय बदलोगे और t चेंज होगा तो ये I की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो समझ में आना चाहिए, t की वैल्यू चेंज होने से I चेंज होगा। इसका मतलब t की वैल्यू 1 डालोगे तो ये आएगा 1 सेकंड की धारा या 1 सेकंड का करंट। t की वैल्यू 2 डालोगे 2 सेकंड का करंट। t की वैल्यू 3 डालोगे 3 सेकंड का करंट। t की वैल्यू 4 डालोगे 4 सेकंड का करंट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? ये किसी भी क्षण पर धारा का मान है, ये किसी भी इंस्टेंस पे करंट की वैल्यू है। इसको आप प्यार से बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट या प्रत्यावर्ती धारा। इसको आप क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट या ताक्षणिक धारा, है ना? प्रत्यावर्ती धारा नहीं, इसको आप क्या बोलेंगे? ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा या इंस्टेंटेनियस करंट। सही है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? मैं t की वैल्यू 100 डाली तो ये क्या होगा? 100 सेकंड पे करंट का वैल्यू, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट या ताक्षणिक धारा। ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा 2π/t के बराबर होगा। t क्या होगा? टाइम पीरियड या आवर्तकाल होगा। t टाइम पीरियड या आवर्तकाल होगा। ठीक है, याद करना है अपने को।
फिर ये आई नॉट क्या होगा, इसमें सब बता दिया मैंने। ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू 2π/t है, टी आवर्तकाल है, वहां से निकाल लेना। टी कांस्टेंट होता है, आवर्तकाल कांस्टेंट होता है, एसी की कंडीशन थी, और क्योंकि टी कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी नियत है, वो पहले ही लिख रखा है। टी समय है, समय बदलता रहेगा, क्वेश्चन में आपको देगा। आई क्या है, किसी भी समय पे आई की वैल्यू, किसी भी टाइम पे आई की वैल्यू, टी की वैल्यू 10 डाली तो 10 सेकंड पे करंट कितना है, आई की जो भी वैल्यू आ रही हो। अब आई नॉट क्या है बच्चों, ये बताओ। आपन ने एसएचएम पढ़ा था, सरल आवर्ती गति पढ़ी थी, उसमें भी यही समीकरण आया था, x बराबर a sin ओमेगा टी। अब ये फॉर्मेट है, इधर साइड में मैं ज्ञान दे देता हूँ, साइड में थोड़ा सा ज्ञान की बात हुई। कभी भी ऐसा समीकरण, ऐसी इक्वेशन दिखे x = a sin ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के लिए मैंने दो चीजें बताई हैं। एक तो साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये प्लस माइनस जाते रहते हैं लगातार, और इनका टाइम पीरियड, इनका आवर्तकाल भी नियत होता है ना। और अब प्लस माइनस में कौन जाएगा, प्लस माइनस में x जाएगा, तो x कभी प्लस में होगा, कभी माइनस में होगा, कभी प्लस में होगा, कभी माइनस में होगा, और सेम टाइम पे होगा। तो ये एसएचएम था, ये सरल आवर्ती गति थी, 11th में पढ़ी थी। क्या होता था, पहले x 0 होता था, फिर x a होता था, फिर वापस से x 0 होता था, फिर x माइनस a होता था, फिर x 0 होता था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, x प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर माइनस में है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वक्र है, क्योंकि ये ग्राफ ही ऐसा है, क्योंकि साइन का मतलब ही यही होता है। इसमें ये a क्या होता था, ये a होता था x की मैक्सिमम वैल्यू, x का अधिकतम मान। क्योंकि जब साइन की वैल्यू तुम 1 डालोगे, जब साइन की वैल्यू 1 डालोगे तो साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती है। साइन की वैल्यू जब 1 डालोगे तो x की मैक्सिमम वैल्यू a आ जाएगी। इसी प्रकार से इस आई नॉट को बेटा जी तुम क्या लिखोगे, आई मैक्सिमम, धारा का मैक्सिमम मान, जिसे आप पीक वैल्यू ऑफ करंट भी कह सकते हो, जिसे आप पीक वैल्यू ऑफ करंट भी कह सकते हो, और हिंदी में आप इसको शिखर मान भी कह सकते हो। ये आई नॉट क्या है, धारा का मैक्सिमम मान, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। क्यों बच्चों, तुम साइन की वैल्यू जब 1 डाल दोगे तो साइन 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है, जब साइन की वैल्यू 1 डालोगे तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई नॉट। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, धारा का मैक्सिमम मान आई नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, मैं वापस से ये नोट डाउन कर लो आराम से, और मैं यहाँ से ये सब लिख के बता देता हूँ आपको। कभी आपको ऐसे दिख गया v = v0 sin ओमेगा टी, ऐसा कुछ दिखा, इसका मतलब मैंने समझा दिया। ये ओमेगा कांस्टेंट या नियत मानना है, v0 को कांस्टेंट या नियत मानना है। ये v क्या होगा, इसको लिख लेना ताक्षणिक विभव या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या पोटेंशियल, कुछ भी लिख सकते हो, ताक्षणिक विभव या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और ये चेंज होता रहेगा, ये बदलता रहेगा, परिवर्तन करेगा, लिख लेना हिंदी में। क्यों परिवर्तन करेगा, क्योंकि t भी चेंज होगा या परिवर्तन होगा, t को परिवर्तित करोगे तो v भी बदलेगा। ठीक है, और लास्ट में ये v0 क्या है, ये v0 v की मैक्सिमम या v का अधिकतम मान है। इस v की वैल्यू v0 से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर इसका ग्राफ, इसका वक्र बनाने को मैं बोल देता आपसे, इसका ग्राफ, इसका वक्र बनाने को कैसे बनाते, इसका ग्राफ, इसका वक्र, देखो ये t है, ये I है। अच्छा, अब तुम्हें V बनाना है तो V, वक्र या ग्राफ जब भी हम बनाते हैं ना तो चीजें जो बदलती हैं उनके बीच में बनाते हैं। तो यहाँ पे बदलने वाला केवल t बदल रहा था, केवल v बदल रहा था, इसलिए v और t में वक्र या कर्व बना लिया। साइन बच्चों मैंने आपको बताया है, साइन या कॉस दोनों तरंग होते हैं, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तरंग 0 से चालू होके ऐसे, इसी को आप क्या बोल दोगे, इसी को आप बोल दोगे, इस इक्वेशन का, इस समीकरण का ये वक्र आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू v0 थी, तो ये v0 है, ये v0 से ऊपर नहीं जाएगा। बच्चों साइन की न्यूनतम वैल्यू कितनी होती है, बहुत सारे बच्चे 0 बोलेंगे। साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। अगर साइन की जगह तुम -1 लिखोगे तो v की छोटे से छोटी वैल्यू -v0 हो जाएगी। तो ये वक्र, ये कर्व -v0 से नीचे भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये कुछ टाइम पीरियड होते थे,
ये टाइम होता था कितना, t/4, ये टाइम कितना होता था t/2, ये टाइम कितना होता था 3t/4, ये टाइम कितना होता था t। ये टाइम पीरियड या आवर्तकाल होता था। बच्चों आपको थोड़ा सा SHM पढ़ लेना, वैसे तो मैं सब बताऊंगा। इन टाइम पीरियड, इन समय पे एंगल या कोण भी आते थे, है ना। ये क्या होता था, यहां से यहां तक, इसको हम टाइम पीरियड या हिंदी में आवर्तकाल लिख लेना। और एक टाइम पीरियड में, एक आवर्तकाल में एंगल कितना बनता था, 2 पाई रेडियन का, या एक चक्कर पूरा हो जाता था, एक सर्कल पूरा हो जाता था। कैसे बताऊं क्या, देखो देख लो, ज्ञान वापस से मिलने वाला है। मान लो सर्कल में आप घूम रहे होते, वृत्त में आप घूम रहे होते, यहां से घूमना चालू करते, यहां t भी 0 था शुरुआत में और थीटा भी 0 था। यहीं से घूमना चालू किया, घूमते घूमते जब आप ऊपर यहां से यहां पे आए, है ना। अब जब आप घूमोगे तो आपके पास कोणीय चाल होगी, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, ओमेगा होगा आपके पास। हम ओमेगा को कांस्टेंट मानते हैं, जैसा कि हमने बताया है। हम ओमेगा को नियत मानते हैं। तो बताइए, अगर पूरा चक्कर t टाइम में आप पूरा करते तो ओमेगा नियत है ना, तो यहां से यहां तक जाने में आपको टाइम केवल t/4 लगता। क्यों? क्योंकि बच्चों टोटल टाइम t है, तो उस t को अगर आप 4 भागों में डिवाइड करोगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो t/4 ही आएगा। क्योंकि आप तेजी से और धीमे से नहीं भाग रहे हो, आपका ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए सेम टाइम में ही आप आगे जाओगे। बताओ, जब यहां से यहां पे आए तो टाइम t/4 था, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री या π/2 हो गया। यहां पे 0 था, यहां पे 90 हो गया। यहां से यहां पे आओगे तो t/4 समय और लग गया, मतलब t/4 में t/4 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, वो t/2। और यहां से यहां घूम लिए तो एंगल हो जाएगा 180 या पाई रेडियन। यहां से नीचे आओगे तो t/4 समय और लग जाएगा, और t/4 समय अगर और लग गया तो अब 3t/4 समय हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 3π/2, 270 डिग्री। यहां से घूम के आप और आगे आए तो अब एक चक्कर पूरा हो जाएगा, एक सर्कल पूरा हो जाएगा, तो टाइम पीरियड या आवर्तकाल के बराबर आपको टाइम लग जाएगा। एंगल 360 डिग्री या 2π आ जाएगा। यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में 1/4 लगेगा टोटल टाइम का, 1/4 टाइम, है ना, मतलब t/4। यहां पे भी t/4 टाइम लगेगा, यहां पे भी t/4 टाइम लगेगा, यहां पे भी t/4 टाइम लगेगा। ये 1/4 क्या लिख रखा है, टोटल टाइम का 1/4, कुल समय का 1/4 समय, है ना, क्योंकि ये सब समान है, सेम है। और ये इसलिए बताया ताकि तुम एंगल बता पाओ कि यहां पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, एंगल कोई पूछे तो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बातें चल रही हैं, जनरल सी बातें चल रही हैं, इनको आप अच्छे से देख लो बच्चों। जो भी यहाँ पे बताया गया है, आपको कभी भी ऐसा ग्राफ आ जाए, कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए, तो ये सब ग्राफ बनाना आना चाहिए। आओ, आज की क्लास में हम लास्ट में एक वैल्यू और लिखते हैं। आप एक पॉइंट लिखो बच्चों, पॉइंट में आप ये लिखो कि फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, for the following equations, peak value of current is as follows। हिंदी में भी लिख लीजिए बच्चों कि प्रदर्शित समीकरण के लिए धारा का शिखरमान निम्नानुसार होगा। प्रदर्शित समीकरण के लिए धारा का शिखरमान निम्नानुसार होगा। धारा का शिखरमान निम्नानुसार होगा। तुम्हें ये याद करना है जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। और एसएचएम में हमने आयाम या एम्पलीट्यूड पढ़ा था, तो ये वही इक्वेशन है, ये वही समीकरण है। जो वहाँ पे आयाम था, जो वहाँ पे एम्पलीट्यूड था, वो यहाँ पे पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तुम्हें याद करनी है बच्चों सारी वैल्यूज। जैसे मान लीजिए कल को आपको इक्वेशन या समीकरण दिख जाती I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, या इक्वेशन दिख जाती I इक्वल्स टू I0 कॉस ओमेगा टी। आपको याद करना है, आपको अच्छी तरीके से याद करना है, इसमें पीक वैल्यू
या धारा का शिखर मान कोई आपसे पूछ ले तो आप उसको बोलेंगे आई नॉट है वो। क्यों बच्चों, साइन का अधिकतम मान, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दोगे तो आई की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट हो जाएगी। याद रखना, कभी भी आपको दिख जाए 5 साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 साइन थीटा का अधिकतम मान कितना है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 रखोगे 5 × 1 5 आ जाएगा, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद करना है अपने को। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप याद करिए कि शिखर मान या मैक्सिमम वैल्यू इस समीकरण की, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम मान कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन लिख दीजिए। मान लीजिए आपको दिया होता आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, या आपको दिया होता आई बराबर आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या आपको दिया होता आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मान लो आपको ये सब दिया हुआ है। अब आपसे पूछा कि शिखर मान या मैक्सिमम वैल्यू करंट की या धारा की कितनी है, कैसे निकालोगे? अब याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मेरे को डेरिवेशन करना पड़ेगा। कोई एक इक्वेशन, मान लीजिए इस इक्वेशन के लिए मैं आंसर निकालता हूँ। ये लिखा हुआ है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये लिखा हुआ है। इसमें बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और अब इसको घूरो आप। ये क्या लिखा हुआ है, इसको गंदी तरीके से घूरो। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों आपको जान के खुशी होगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा, और नीचे 2 तो था ही। अब बताओ मेरे को इसकी शिखर मान या मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन या कॉस का अधिकतम मान 1 होगा। अगर इसकी वैल्यू तुम 1 रख दोगे तो बाकी क्या रह जाएगा, आई नॉट बाई 2। यानी शिखर मान या पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके के समीकरण की, इस इक्वेशन की आई नॉट बाई 2 होगी। ठीक है, याद रखना है। अब याद ऐसे कर लो, देखो अगर केवल साइन लिखा हुआ है या केवल कॉस लिखा हुआ है तब तो जो इनसे गुणा हो रहा है, जो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है वही शिखर वैल्यू है, वही शिखर मान है। लेकिन बच्चों अगर आपको कभी इक्वेशन दिख गई जिसमें साइन कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा था साइन कॉस से, साइन स्क्वायर का मतलब साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है या कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो कॉस स्क्वायर बनेगा। जब भी साइन और कॉस गुणा होंगे, जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई होंगे, साइन और कॉस कैसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं? या तो साइन कॉस से मल्टीप्लाई हो सकता है, या कॉस कॉस से, या साइन साइन से। यही 3 इक्वेशन तो बनेंगी ना। इनके लिए शिखर मान, इनके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो भी इनके आगे लिखी हुई है इनको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, वो इसका शिखर मान, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, याद रख लोगे बच्चों। इसमें तुम टाइम पीरियड भी एक याद कर लो ना, एक आवर्तकाल भी याद कर लो। देखो याद रखना, इस पहले वाले क्वेश्चन में लिख लेना, पहले वाले क्वेश्चन में इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कहाँ से मिलेगा, जो भी टी के साथ लिखा हुआ है वो ओमेगा होता है। ये 11th के भी टॉपिक तरंग में भी आया होगा, टी के साथ जो भी लिखा हुआ है वो ओमेगा है। तो टाइम पीरियड या आवर्तकाल कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, टी के साथ जो भी लिखा होता है वो ओमेगा है। ये जो दूसरी इक्वेशन थी, ये जो सेकंड इक्वेशन थी, इसको तुम बदल के इसमें ले आए, तो अब t के साथ 2 ओमेगा लिखा है, t के साथ 2 ओमेगा लिखा है, तो इसका आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा होता है जो t के साथ लिखा हो, t के साथ 2 ओमेगा लिखा है बच्चों, इसका टाइम पीरियड, इसका आवर्तकाल कितना याद कर लोगे, पाई बाई ओमेगा। ठीक है, याद कर लोगे आराम से। तो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, अपन एसी को आगे बढ़ाएंगे। जो भी आज चीज़ें पढ़ी हैं वो देख लो एक बार, SHM सरल आवर्ती गति शुरुआत का थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि जो चीज़ें मैं बताऊं आराम से समझ में आए। पढ़ते चलिए, मस्त रहिए, और बहुत ही सुरक्षित हाथों में हैं आप। अच्छे से पढ़िए, डॉक्टर बनिए। बेस्ट ऑफ लक।